Welcome 11th class. Now in this video we will continue our ongoing chapter theory based on accounting standards and IFRS. यहाँ पे हम लोग गैप में आगे बढ़ेंगे. हम लोग पढ़ रहे थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Now we will move forward. Today we will study accounting entity principle, money measurement principle and accounting period principle. Okay. Now first one is accounting entity principle और business entity principle. इनके दो नाम हैं. अब ये अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल कहता क्या है? देखिए ये सिंपल ये कहता है कि ये एक ओनर है तो ये उसका बिजनेस है. ये दोनों के दोनों सेपरेट है. इनकी एंटिटी क्या है? सेपरेट है. तो ये ओनर और उसका बिजनेस अलग अलग है. बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर. बिजनेस और उसका ओनर ये दोनों के दोनों अलग हैं कानून की नजरों में. अब transactions are recorded from the business point of view and not from the point of view of owner. ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होने की. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी? बिजनेस के. किसके? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर ओनर अपने लिए कोई पर्सनल खर्चा करता है तो वो ड्राइंग्स माने जाएंगे. बिजनेस कहेगा हमारा तो वो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, वो मालिक जाने, उसका काम जाने, बिजनेस की ट्रांजैक्शन वो नहीं है. अब बात ही करते हैं इसमें कि ट्रांजैक्शंस एसोसिएटेड विद द बिजनेस मस्ट बी सेपरेटली रिकॉर्डेड फ्रॉम दोज ऑफ द ओनर्स और अदर बिजनेस. मालिक के 3-4 बिजनेस भी हो सकते हैं. तो जो बिजनेस की अभी बात हो रही है बस उसी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी और वो मालिक से बिल्कुल अलग होंगी और मालिक के बाकी बिजनेस से भी अलग होंगी. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ओनर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज अ पर्सनल बिल्डिंग. एक्स लिमिटेड का जो ओनर है उसकी एक अपनी बिल्डिंग है, पर्सनल बिल्डिंग है. पर्सनल बिल्डिंग है और उसी पर्सनल बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर रेंट के तौर पे बिजनेस को दिया गया है. तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो मालिक की ही बिल्डिंग है. हम लोग ये कहेंगे कि मालिक की ये बिल्डिंग है पर प्राइवेट बिल्डिंग है. बिजनेस ने अगर यहाँ रेंट पे सेकंड फ्लोर ले रखा है तो बिजनेस को रेंट देना पड़ेगा. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ, मालिक और उसका बिजनेस ये दो अलग चीजें हैं. ये ऐसे पॉसिबल हुआ. तो पहला कंसेप्ट है अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट जो कहता है बिजनेस और मालिक दो अलग एंटिटी है. समझ आ गया? चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या मेजरेबिलिटी कंसेप्ट. मेजरेबिलिटी का मतलब है किसी चीज को हम मेजर कर पाए. ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहता क्या है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड. ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी इवेंट्स जो मॉनेटरी टर्म्स की हैं और जिन्हें मेजर करना पॉसिबल है, ऐसी ही ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. Transactions and events capable of being measured in monetary terms are only to be recognized in the financial statement. ये वर्ड याद रखिए, only. तो जिन ट्रांजैक्शंस को हम पैसों में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. ठीक है, एग्जांपल्स दूंगा मैं अभी आपको इसके और क्लियर करने के लिए. अगर इसी बात को दूसरे तरीके से देखना चाहें, in other words, transactions can only be recognized if their monetary value can be ascertained. एक ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसकी मॉनेटरी वैल्यू को एसर्टेन कर पाए. अगर हम किसी चीज को पैसों में तोल नहीं सकते तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इस प्रिंसिपल का ये कहना है. एग्जांपल ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, लैंड ऑफ रुपीज 60 लाख ओन्ड बाय मेसर्स एचबी एंड कंपनी. तो एचबी एंड कंपनी के पास 60 लाख रुपए का लैंड है तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. Examples of items that cannot be recorded. अब वो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती. प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता. अब एम्प्लॉय का स्किल लेवल क्या है, वो कितना अच्छा है अपने काम में, ये भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता. अब इन सब चीजों से पैसों पे प्रभाव पड़ सकता है, प्रोडक्ट महंगा और सस्ता हो सकता है, पर ये चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. ये एक लिमिटेशन भी है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की कि उसमें ट्रांजैक्शंस को सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो फाइनेंशियल नेचर की हो, और अगर वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो. तो होपफुली आपको ये कांसेप्ट समझ आ गया होगा. अब बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की. अब अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अब मैं आपको पहले पीरियड बताता हूं. देखिए, ये अगर पूरा साल हो गया फुल ईयर तो ये हो गए हाफ हाफ ईयर, आधा आधा साल. ठीक है, ये पूरा साल तो ये आधा साल, तो ये क्या हो गए? क्वार्टर्स हो गए. तो कितने क्वार्टर हो गए?
प्रिंसिपल कहता है भाई अपना अकाउंटिंग पीरियड कुछ मर्जी मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक छोटा पीरियड ऐसा तो होना चाहिए जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को जांच सको। मान लो हम एक बिजनेस करते हैं और 10 साल तक उसका प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं करते, तो हो सकता है कि उसे लॉस हो रहा हो, इतना लंबा चलाए क्यों ऐसे बिजनेस को। तो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है, या टाइम पीरियड एजम्पशन कहता है कि बिजनेस की लाइफ को एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक कर लो, और उससे क्या हो जाएगा कि आप छोटे छोटे पार्ट की परफॉर्मेंस को माप पाओगे, और आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो रही है तो आप उन गलतियों को भी सुधार लोगे। चलिए इसको आगे देखते हैं। लाइफ ऑफ अ बिजनेस कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स सो दैट वी कैन रेगुलरली चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये बात मैंने आपको बता दी। अगली बात कहते हैं एन अकाउंटिंग पीरियड इज द टाइम स्पेन at the end of which the income statement and balance sheet are prepared to know the performance of the business। वही बात को कहा गया है कि एक साल खत्म होने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि ये पीरियड, दीज पीरियड्स कैन बी क्वार्टरली, मैंने आपको बताया 1/4, हाफ ईयरली मैंने आपको बताया हाफ, या ईयरली भी हो सकता है, या बिजनेस जो मर्जी चाहे। अगर आपका मन है 13 महीने का अकाउंटिंग पीरियड रखने को तो रख लो, आपका मन है 15 महीने का अकाउंटिंग पीरियड रखने का रख लो, पर हमारे यहाँ पे ये प्रेफर है कि फाइनेंशियल ईयर जो हो एक साल का वो अकाउंटिंग पीरियड माना जाए। कहने का मतलब है जो एक साल के 1 अप्रैल से शुरू हो और अगले साल के 31 मार्च में खत्म हो, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कौन सा होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। हमने 3 यहाँ पे प्रिंसिपल समझे, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू क्लास।